तो सभी को नमस्ते। ठीक, हम लोग करीब 7 लेक्चर्स ले चुके हैं। 7 घंटे आपके साथ करीब करीब बात हो चुकी है और आज 8वें घंटे में आपके साथ बातचीत शुरू होने वाली है। आप में से किसी को कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न पूछिए। हाँ बताओ धार्मिक, क्या प्रश्न है? मैंने आपको पूछा था वो नियम को कैसे पहचाने, तो आपने कहा था कि जीवन विद्या सीखो, पर सभी ये नहीं सीख पाते, तो उस तक हम कैसे पहुंचेंगे? ऐसे ही पर सब ये नहीं काम करेंगे ना। हो रहा है बेटा, काम काम बहुत हो रहा है। एजुकेशन में लेके आ जाएंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सबने पहचान लिया है। पहचान लिया है ना? कैसे पहचान लिया है? शिक्षा के माध्यम से। जब हमें, देखिए शिक्षा क्या है जानते हैं? देखो धार्मिक, प्रश्न तो बड़ा अच्छा पूछ लिया आपने। शिक्षा क्या है? तो जो समझ है ना, ये समझ किसी एक व्यक्ति को मिल जाती है ना। फिर धीरे से वो व्यक्ति अपनी ज्ञान को, अपनी समझ को शेयर करता है लोगों से, है ना। तो समझ का लोक व्यापीकरण, है ना। लोक व्यापीकरण मतलब सभी को ये समझ उपलब्ध हो जाए, और सभी को ये समझ उपलब्ध होने के फलस्वरूप ये समझ जो है वो शिक्षा परंपरा में आ जाएगी, तो मानव परंपरा में आ जाती है। जैसे दाल चावल बनाने की शिक्षा का, इस समझ का लोक व्यापीकरण हुआ ना, तभी तो तुम्हें दाल और चावल उपलब्ध है। दाल चावल के साथ साथ दाल चावल को बनाने की विधि भी उपलब्ध है ना। उसका लोक व्यापीकरण हो जाता है। मानव बातचीत करते करते अपनी समझ को, अपने ज्ञान को, है ना, जो उसने उपार्जित किया है वो सबको वो कन्वे कर देता है आगे। ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में अभी, क्योंकि 7 घंटे तो देखो इस पे बातचीत हो ही गई है, तो किसी के दिमाग में जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद कोई विचार आता है, कोई विचार कौंधा अभी तक कि भाई ये बात तो क्लास में कही गई थी, या मैंने इस बात को ऐसे सोचा या देखा? हुआ? हुआ? अरे बोलो हाँ या ना। हुआ? कब हुआ? हाँ, गलत हो रहा है, हमें पता है, चुप रहे, वो वाली बात ध्यान में आ गई। बढ़िया। तो आज की बात को शुरू करते हैं। शिक्षा के द्वारा समझ का लोक व्यापीकरण हो सकता है, और ऐसे ही होता है। ठीक, चलो। तो हमने हमने 7 दिनों में क्या क्या बातें सीखी, जानी? बताइए, कहीं से शुरू करिए। कल क्या सीखा जाना, बताओ बताओ। क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना? अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए, हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। बढ़िया। सुधार ही दंड है। हाँ, सुधार ही दंड है। और सही में एक और गलती में अनेक। हाँ, बढ़िया लगी ये बात है। बिल्कुल। देखिए, आज जो बात करने वाले हैं ना देवांशी, उससे आगे की और बढ़िया बात एक करेंगे। और बताओ दूसरा, और कोई जना जोड़े इसी बात को। हाँ, धार्मिक को दीजिए सर माइक। आपने जैसे कहा था कि 2 और 2 4 हमने सीख लिया है, हम गलत नहीं कर सकते, तो समाज में जो गलत है उसको छीन लेना है और उसको शिक्षा समझ देना है। छीनना वीनना नहीं है, केवल शिक्षा दे देनी है, छीन ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही में गलत विलय हो जाता है, पर कहाँ चलाता है? छू मंतर हो जाता है, पता नहीं चलता है ना। गलती छू मंतर हो जाती है सही में। कल का आपका एक सूत्र था, ऑल अराउंड सॉल्यूशन, वो भी अच्छा। हाँ, ऑल अराउंड सोल्यूशन इज इक्वल टू रेजोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और कोई बताओ। हर्षित कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, ये हर्षित है। और वो कल मानव कहाँ बैठे हुए हैं? मानव नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। हर्षित आप बताइए। हम्म? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बेटा। पदार्थावस्था प्राणावस्था की तरह, जीवावस्था जीवावस्था की तरह और ज्ञानावस्था, 4 अवस्थाएं। हाँ,
उस क्या बोलते हैं हिंदी अरे आगे पीछे बोलो तो सही। नहीं लगा। श्रेयांश को दो माइक। बताओ श्रेयांश, किस बात पे ध्यान गया? पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था, वो चार के सभी के आचरण निश्चित हैं। निश्चित है। मानव का आचरण किस प्रकार निश्चित है? समझदारी पूर्वक। समझ, हाँ, और समझ कैसे है? शिक्षा पूर्वक, शिक्षा। है ना। शिक्षा ही समझ का लोक व्यापीकरण का कार्यक्रम है। ठीक, चलिए तो आज की इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू किया जाए फाइनली। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, है ना, ध्यान से समझिएगा। अभी तक जितना भी मैंने आपसे बातचीत करी, कोई भी ऐसा जिसको कोई भी बात ना समझ में आई हो तो भी पूछ लीजिए। कहीं पर भी ये हो कि मुझे ये वाली बात स्पष्ट नहीं हुई है, आप पुनः समझा दें। है ऐसा कुछ? शौकत, सब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। यशपाल, समझ में आ रहा है? यशपाल, आप आगे आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, आओ आओ बेटा, चेयर के साथ नहीं, चेयर के साथ, चेयर। अरे आओ बेटा, यहाँ खाली चेयर्स अच्छी नहीं लग रही। आइए आइए आइए, अरे आइए भाई, आगे बात करते हैं। तो एक शब्द मैंने आपको दिया था, सर्वतोमुखी समाधान। ठीक, और मैंने एक दिन आपके साथ बात करी थी, मानव की आवश्यकता क्या है, इस विषय पर बात करी थी। ठीक, तो मानव की आवश्यकता क्या है, इस पे थोड़ी सी आज बात होगी और सर्वतोमुखी समाधान के ऊपर चर्चा होगी। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो बताओ भाई, मानव की आवश्यकता क्या क्या है? हमने कुछ बात करी थी कि एक शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं और एक मानव का जो चैतन्य पक्ष है, जो उसकी चेतना है, उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। ठीक, बताओ भाई, मानव की आवश्यकता क्या थी? आपको याद है कुछ? शरीर प्लस चैतन्य बराबर मानव, है ना। तो मैंने लिखा था मानव बराबर शरीर प्लस चैतन्य। शरीर की कुछ आवश्यकताएं थी और चैतन्य पक्ष की भी कुछ आवश्यकताएं थी। ठीक है, इस तरीके से हमने बातचीत को रखा था यहाँ पर। अब देखो, इस आवश्यकताओं को देखेंगे। ये है सर्वतोमुखी समाधान। हमें आहार चाहिए, लेकिन आहार कैसा चाहिए? पोषण के साथ। बिना पोषण वाला आहार किसी मानव को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आवास चाहिए, लेकिन कैसा आवास चाहिए? ऐसा आवास खड़ा कर लें जिससे प्रकृति ही एक समय पे नष्ट हो जाए। तो क्या इसका कोई आवर्तनशीलता बनेगी? इसमें कोई साइक्लिसिटी बनेगी? इस प्रकार के आवास सदा सदा बने रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब कुछ और बातों को करते हैं, फिर देखिए धीरे से चीजें जुड़ जाएंगी। सार्वभौमिकता, एक नया शब्द आपको दे रही हूं। ठीक है, सार्वभौमिकता का मतलब है यूनिवर्सैलिटी। क्या? यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब, सार्वभौमिकता मतलब सभी भूमियों पर एक जैसा, सभी में एक जैसा जो है। ठीक है, तो सार्वभौमिकता के सूत्रों को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम सभी क्या हैं? ज्ञानावस्था की इकाई हैं। ज्ञानावस्था की इकाई। ठीक है, हम सभी ज्ञानावस्था की इकाई हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। आइए, कुछ और, एक शब्द और आपके लिए यहां पे रखती हूं। एक और शब्द रख रही हूं, धर्म। धर्म। देखिए, मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं ना, ये सभी शब्द जो हैं, ये जो शब्द हैं, इनके कुछ मीनिंग आपको दूंगी। मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, उन शब्दों का आपको एक मीनिंग दूंगी। जैसे मैंने शब्द कहा सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान, है ना, तो उसका कुछ मीनिंग आपको बताया। इसी प्रकार मैंने अगला शब्द कहा सार्वभौमिक सूत्र, सार्वभौमिकता, उसका भी मैंने आपको कुछ मीनिंग बताया।
इसी प्रकार मैं आपको अभी एक नया शब्द यहाँ पर दे रही हूँ, धर्म। ठीक है, तो इन सभी शब्दों की परिभाषा मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के हिसाब से कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन किसी हिसाब से कर रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके पकड़ में नहीं आएगा या कोई बहुत अलग बात कर रही हूँ। ठीक है, आपसे जुड़ने वाली बात भी कर रही हूँ। तो देखिए, धर्म, धर्म की परिभाषा मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के हिसाब से क्या है? जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो। विलगीकरण मतलब उसको उससे अलग ना किया जा सके। जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो वही उसका धर्म है। वही उसका धर्म है। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको कह सकते हैं इनेट नेचर। किसी भी वस्तु का, किसी भी वास्तविकता का, किसी भी रियलिटी का इनेट नेचर क्या है? इनेट नेचर मतलब उसमें वो बात निहित है ही। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए। धर्म की परिभाषा है जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो। जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो। ठीक है, लिख लिया? तो चलिए इस बात को थोड़ा जांचा जाए, मध्यस्थ दर्शन का जो प्रस्ताव है वो क्या कह रहा है, किस तरह से बातों को देख रहा है, कैसा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो 4 अवस्थाओं को हमने देखा। पहली अवस्था है पदार्थावस्था। ठीक, दूसरी है प्राणावस्था, तीसरी है जीवावस्था और चौथी है ज्ञानावस्था। है ना? हम बात को एक समय पे ज्ञानावस्था पर फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको कुछ चीजें और बताते चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और थोड़ा और गहरे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पदार्थावस्था को देखिए, जैसे कोई भी मैटर है, जैसे हमारे पास ये कुर्सी है ना? ये कुर्सी किससे मिलकर के बनी है? अणुओं से। अणु किससे मिलकर के बने हैं? परमाणुओं से। परमाणु किससे मिलकर के बने हैं? अंशों से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब नाम सुने हैं आपने? अंशों से मिलकर के बने हैं। तो अल्टीमेटली किसी पार्टिकल से बने हुए हैं। किसी भी ये जो वस्तु, जो मटेरियल है, इस पूरे अस्तित्व की सभी जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं, वो सारी वस्तुएं किसी ना किसी मैटर से बनी हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, जिस बात पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाह रही हूं, इस अस्तित्व की सभी वस्तुएं किसी ना किसी मैटर से बनी हुई हैं। बनी हुई हैं। ये जो मैटर है, इसको आप कितना भी तोड़ते जाओ, तो क्या किसी समय आपकी कल्पना में बनता है कि वो मैटर एकदम से बस खत्म हो जाएगा? इसको हम तोड़ेंगे तो क्या ये खत्म होने की संभावना है? फिर उसके बाद जो बचा उसको तोड़ेंगे तो क्या इसके खत्म होने की संभावना है? इस तरीके से अपनी कल्पना को दौड़ाते जाइए और आप पाएंगे कि मैटर जो है वो कभी खत्म होता नहीं है। मेरी बात पकड़ में आई? मैटर जो है कभी खत्म नहीं होता। ये कैसा है? शाश्वत है। कैसा है मैटर? शाश्वत। अभी लिखो नहीं देवांशी, सुन लो सिर्फ। शाश्वत है ना? मैटर जो है उसका धर्म क्या है? क्या अब देखो, ये जो अवस्था है, पदार्थावस्था, ये सब 4 अवस्थाओं में हमने अस्तित्व को बांटा। अस्तित्व मतलब पूरा एग्जिस्टेंस को बांटा हमने 4 अवस्थाओं में। फिर चारों अवस्थाओं में देख रहे हैं कि इसका धर्म क्या है। धर्म मतलब उस अवस्था के सभी जितनी भी इकाइयां हैं उन सबको यदि हम देखने जाते हैं, जैसे पदार्थ में हमारे पास सोडियम भी है, ब्रोमियम भी है, कार्बन भी है, इस तरीके से सभी तत्व आ गए, सारे पदार्थ आ गए। इन सारे पदार्थों के जब सूक्ष्मतम अंश में हम पहुंच गए तो क्या पाया? इसको कितना भी तोड़ते जाओ कोई ना कोई अंश बचा ही रहता है। वो अंश कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसको एक बार ऐसा तोड़ा कि वो खाली हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो जो पदार्थ है या पदार्था अवस्था है,
इस अवस्था के जो पदार्थावस्था में जो सभी तत्वों को देखा, तत्वों में जाकर के जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसकी खासियत को हमने क्या पाया? अस्तित्व धर्मा है। अस्तित्व मतलब होना, अस्ति धन त्व, त्व मतलब व्यवस्था, व्यवस्था में होना, यही उसका धर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो हाथ उठाइए। समझ में आ रही? हाथ उठा भाई, आजू बाजू मत देखो। आपको समझ में आई? ठीक है, जिनको समझ में आई ठीक, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब है, त्व मतलब व्यवस्था, व्यवस्था में होना ही इसका धर्म है। अब मैं आपको समझाती हूँ व्यवस्था में होने का क्या अर्थ है। अभी इससे पहले तक मैंने जितनी बातें बोली वो पकड़ में आई? हाँ, अभी मैं उदाहरण दूंगी। तो हमने क्या देखा, जो भी हमारे पास मैटर है, कोई भी वस्तु है, वो किसी ना किसी तत्व से बनी हुई है। अणु परमाणुओं से बनी हुई है, परमाणु परमाणु अंशों से बने हुए। अंशों के सूक्ष्मतम भाग में जाकर के देखा तो क्या पाया कि उसके अस्तित्व को नष्ट किया नहीं जा सकता है। ये बात हो गई अस्ति की। अस्ति मतलब है। थोड़ा संस्कृत तो पढ़ा होगा ना, मम नाम राम अस्ति, ठीक है। अस्ति मतलब है। अगला शब्द आ गया त्व। त्व मतलब व्यवस्था। अब देखिए, थोड़ी सी साइंस आप लोगों को 9th की याद कराऊंगी। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि इस अस्तित्व में कोई भी जो परमाणु अंश है वो अकेले रहता नहीं है, रह पाता नहीं है ना। तो आपको पता है ये जो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर, जैसे ये नाभिक रहता है परमाणु का, है ना, और उसके बाद ये जो प्रथम सेल होता है ना, इसमें कितने अंश भरे जा सकते हैं? कुछ याद है? इसमें 2 अंश भरे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला कोश होता है उसमें कितने अंश भरे जा सकते हैं अधिकतम? नहीं है, आप लोगों को याद नहीं है ना। बोरबरी मॉडल, इसको बोर्स एटम मॉडल बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है? मैक्सिमम कितना है? मिनिमम तो 1 से 2 भी हो सकता ये वाले स्ट्रक्चर याद है? पढ़े थे? पढ़े थे, कोई बात नहीं, तो मैं वापस पढ़ा देती हूँ। पढ़े तो थे ना, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², बोर्स का मॉडल होता है ना। प्रथम जो कोश होता है उसमें कितने आ सकते हैं अधिकतम? तो 2 × 1 का स्क्वायर, है ना, बराबर 2। उसके बाद 2 × 2², दूसरे कोश में अधिकतम 8 आ सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे में 18 आ सकते हैं। इसी तरीके से चौथे में 32 आ सकते हैं। ठीक है, किसी को याद आया? अब याद आया? दिस इज कॉल्ड बोरबरीज एटॉमिक मॉडल। तो जो परमाणु अंश होते हैं इस अस्तित्व में, ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहां वहां घूमता दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ही कोई खाली इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, आ करके तुरंत उसकी टेंडेंसी होती है कि आपस में एक व्यवस्था में बना लेते हैं। तो अस्तित्व मतलब ये जो है, इसका होना है, पदार्थ का होना है, ये सदा सदा व्यवस्थित होने की एक टेंडेंसी इसमें दिखाई पड़ती है। खाली छुट्टे इलेक्ट्रॉन आपको अस्तित्व में मिलते नहीं हैं। ठीक है, ये इस मतलब इसमें जो व्यवस्थित होने की टेंडेंसी है, इसमें जो गठन होने की टेंडेंसी है, आप उसको परमाणु अंश से अलग नहीं कर सकते। परमाणु अंश होगा तो वो हमेशा इस टेंडेंसी के साथ होगा, इस प्रवृत्ति के साथ होगा कि वो गठन बना लेगा। अकेले रहना वो पसंद करता नहीं है। ये बात पकड़ में आई? इसका नाम है अस्तित्व, व्यवस्था में है। साथ में और देखो, व्यवस्था में होने के साथ साथ क्या करता है, कोई परमाणु भी अकेला नहीं मिलता है। एक परमाणु कभी आपको अकेला मिलेगा क्या? हमेशा चीजें कैसे ढेरी में मिलती हैं, ठीक है, ढेरी में मिलती हैं। तो परमाणु भी क्या करते हैं, सब साथ साथ हो जाके क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। बात पकड़ में आ रही? मोटी मोटी आपको बात इतनी पकड़ में आनी चाहिए कि पदार्थावस्था की जितनी भी इकाइयां हैं ये तत्वों से मिलकर के बनी हैं, है ना। तत्वों को जब हम सूक्ष्मतम स्थिति में जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि जो सूक्ष्मतम अंश है उसको कभी भी, कितना भी छोटा सा छोटा हम तोड़ दिए हैं, उसके बाद ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है ना। जितना भी उसके टुकड़े करते जाओगे और छोटा मिलता ही रहेगा।
तो इसका जो, और इसकी बात और क्या देखा कि इसकी व्यवस्था में आने की टेंडेंसी है, ये अकेले नहीं पाया जाता है ना, तुरंत ही किसी और के साथ ये व्यवस्थित होने की एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति इसके अंदर हमको दिखाई पड़ती है। तो परमाणु अंश से ये बात आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये उसका धर्म है, ये उसका क्या है, इनेट नेचर, मतलब उसके होने के साथ ही ये चीज स्पष्ट दिखती है। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आई। साइंस को आप भूल जाइए, ठीक है, साइंस तो जिन लोगों को याद आ सकता था बढ़िया, नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं। अस्तित्व, तो पदार्थावस्था का धर्म क्या है, अस्तित्व। अस्तित्व मतलब व्यवस्था में होना, व्यवस्था में रहना और व्यवस्था में भागीदारी करना, व्यवस्था में भागीदारी करना, है ना। जैसे ये कार्बन है, इसमें 6 रहते हैं ना, तो और ये किसी के साथ शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये नए नए यौगिक बना लेता है, नए नए कुछ रचनाएं बना लेता है। ठीक है, ज्यादा भी से साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। थोड़ा काफी समय हो गया होगा ना, 9th के बाद अभी 4-5 साल हो गए तुम लोगों को, है ना। है क्या कह रहे, कोरोना टाइम में आप लोगों ने सब चीजें पढ़ी तो ठीक से पढ़ा नहीं है। मास प्रमोशन हुआ था, ओ माय गॉड, तो तुम लोगों ने ये वाले टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जरा सी बात थी, मैंने रख दी सारी की सारी बात, ठीक है। और नहीं तो कहो तो कल पढ़ा दें पूरा लेक्चर। ठीक है, चलिए चले आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो मैंने जितनी बात करी एक सामान्य बात है, किसी को भी समझ में आ सकती है। ठीक है, तो अस्तित्व इसका धर्म कहा, ये शब्द समझ में आ गया। इसका अस्तित्व का मतलब बेसिकली एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करना ही इसका धर्म है ना। ये कभी भी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हो जाता है। और एग्जिस्टेंस कैसा है, तो हमेशा व्यवस्था के अर्थ में ही ये एग्जिस्टेंस दिखाई पड़ता है, व्यवस्थित होने की इसके अंदर एक टेंडेंसी दिखाई पड़ती है। आगे देखो, अगली अवस्था है, अब पदार्थावस्था से प्राणावस्था कैसे बनी। धरती के विकास क्रम की कहानी में, है ना, एक समय पर जब ये जो तत्व थे, आवश्यक जितने तत्वों के जो भी स्ट्रक्चर थे, वो बनने के बाद क्या हुआ, पानी बना। पानी बनने के बाद पानी ने कुछ तत्वों से रिएक्शन करने के फलस्वरूप कुछ नए यौगिक बने, है ना। मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात बताई थी। देखो, ये अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, ठीक, एक जलने वाला और एक जलाने वाला। ठीक, इसने क्या बना लिया, पानी बना लिया, है ना। इसको बैलेंस करके लिख दें। ठीक, इसने पानी बना लिया। तो हाइड्रोजन ने, देखो यहां पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन ने अपने गुण धर्मों का त्याग कर दिया। हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, दोनों ने अपने गुण धर्मों का त्याग कर दिया और एक ऐसी वस्तु बना ली जो क्या है, जिसका गुण धर्म देखने जाते हैं तो क्या है वो, बुझाने वाला। मतलब इसमें इस वाटर में जो वाटर का एक मॉलिक्यूल बना है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विलय हो गए हैं, इनका कोई गुण धर्म पता चलता नहीं है। पानी देख करके आप बता नहीं सकते कि इसमें एक जलने वाला और जलाने वाला उपस्थित है, बता सकते हैं। तो हाइड्रोजन के गुण धर्म को इसने विलय कर दिया, ऑक्सीजन ने अपने गुण धर्म को विलय कर दिया और एक ऐसी वस्तु बन गई जो जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया। पुनः ये जो वाटर, इसी प्रकार से अस्तित्व में कार्बन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कितने सारे, करीब 120 तत्व पाए जाते हैं जो स्थायी स्थिति में है ना। तो ऐसे तत्वों से इसी प्रकार के मल्टीपल रिएक्शन होने के फलस्वरूप क्या बने, अम्ल और क्षार, एसिड और बेसिस बने। एसिड और बेसिस के फलस्वरूप आगे जो रिएक्शंस हुई उनके फलस्वरूप प्रोटीन्स बने। प्रोटीन्स बनने के फलस्वरूप क्या बना, प्रोटीन्स के पहले बल्कि कहेंगे अमीनो एसिड्स बने। मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 तत्वों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि आपको आपके सिलेबस में कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इन तत्वों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक बड़ी भूमिका है। ठीक है,
अभी फिलहाल इस बात को समझते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब हमारे पास प्रोटीन्स बन गए, इस तरीके से एक कोशिका बनी, एक सेल बनी, सेल स्ट्रक्चर बने, जिसको हम किस फॉर्म में देखा हमने, काई, एल्गी या काया के रूप में देखा, है ना। मैं किसी को इस दिन बता रही थी कि आप देख सकते हो पानी पर, आज भी पानी कहीं पर भी जमा हो जाए तो अपने आप ही काई का स्ट्रक्चर आ जाता है ना। इसके बाद प्राणावस्था आई, और प्राणावस्था की खासियत क्या थी, देखिए ये बनी किससे है, बनी तो पदार्थावस्था के तत्वों से ही है। तो पदार्थावस्था के चूंकि इसमें वही कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यही सारी चीजें हैं, तो इसमें अस्तित्व धर्म तो है ही, लेकिन साथ में एक और बात आई, प्राणावस्था जो है, प्राणावस्था की सभी इकाइयों की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना, अपनी जड़ों के द्वारा, है ना, आवश्यक तत्वों को लेकर के अपना पोषण स्वयं करने की एक ताकत दिखाई पड़ती है। वो सभी क्या करती हैं, अपना पोषण करती हैं, है ना। तो उसमें एक और चीज दिखाई पड़ती है, पुष्टि। वो अपना जो उनका जो वंश है उसको आगे बढ़ाती जाती हैं। एल्गी होती थोड़ी सी, फिर थोड़े समय में वो मल्टीप्लाई हो जाती है, होती कि नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है ना। कोई पौधा है, आपने एक बीज लगाया, उससे पौधा हुआ, उससे कितने बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। फर्दर उन बीजों से और भी अधिक पेड़ हो जाते हैं, उन और अधिक पेड़ों से और भी अधिक पेड़ हो जाते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमको दिखाई पड़ता है। बात समझ में आई। तो अस्तित्व प्लस पुष्टि, इनके अंदर ये ताकत होती है कि अपना भोजन बना करके, जड़ों के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को लेकर के या एटमॉस्फेयर से आवश्यक तत्वों को लेकर के ये क्या करती हैं, अपना पोषण स्वयं करने की एक ताकत इनमें दिखाई पड़ती है। पुष्टि प्राणावस्था का धर्म है, और अगली अवस्था में पिछली अवस्था का धर्म समाहित रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली बना किससे है ये सारी चीजें, तो यही तत्वों से बनी है ना। धरती की जो पदार्थावस्था है उसी तत्वों से बनी है। देखो धरती इतनी खूबसूरत है, जब हम पैदा होते हैं इतने बड़े, इतना बड़ा बच्चा होता है, छोटा सा बिल्कुल दुबला पतला, और अभी तुम्हारे शरीर का वजन देख लो कितना है ना। तो तुम्हारे शरीर को यदि देखा जाए तो ये शरीर इतना बड़ा कैसे हुआ, जो तुम्हारा चैतन्य पक्ष है वो तो छोटा बड़ा हो नहीं रहा है, वो तो तुम जितने थे जैसे थे वैसे ही हो, लेकिन तुम्हारा शरीर छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये हो कैसे रहा है ना। तुम सांस लेते हो, पानी पीते हो और भोजन खाते हो। जो आहार तुम खाते हो, फॉर एग्जाम्पल सेब को देख लो, तो सेब को, पेड़ को यदि हम देखें तो उसने क्या किया है, मूल रूप से जमीन से पोषक तत्वों को लेकर के उसकी जड़ों ने सेब के अंदर रखा है, उस फॉर्मेट में रखा है जिस फॉर्मेट में तुम उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, और डाइजेस्ट करने के बाद तुम्हारी कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन होता है और तुम उसको स्टोर करके रख लेते हो, चाहे रस के रूप में, रक्त के रूप में, मांस के रूप में, अस्थि के रूप में, मज्जा के रूप में, धातु के रूप में, आप उसको अपने शरीर में स्टोर किए हुए हैं। तो एक्चुअली वो मिट्टी ही है, लेकिन वो सेब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और सेब आपने जो खाया वो आपके शरीर के रूप में कन्वर्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपको बताई थी ना, पालक वाला एक एग्जाम्पल दिया था, है ना। आयरन आपके शरीर तक पहुंच जाता है, आपके खून तक पहुंच जाता है। यदि हम अच्छी मात्रा में, मान लीजिए हमें अनीमिया हो गया है और हम ऐसा भोजन ग्रहण करना शुरू कर दें जिसमें आयरन की अधिकता है, तो हमारे अंदर जो उणप या हमारे अंदर जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है कि नहीं। खूबसूरत। तो पुष्टि क्या है, प्राणावस्था का धर्म है। ठीक, अभी तक मैंने जितनी बात बोली है इसमें से किसी बात को आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो मैं रिपीट करके आपको पुनः समझा सकती हूँ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही बेटा, वंदना समझ में आ रही, स्नेहा पीछे समझ में आ रही बेटा, बोलो बोलो क्या नहीं समझ में आया। अस्तित्व वाली बात, अस्तित्व वाली बात नहीं समझ में आ रही। अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है, उसके होने को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो। किसी परमाणु अंश को यदि हम देखें तो हम उसको समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। जैसे इस धरती को मान लीजिए एटम बॉम्ब लगा के हम उड़ा दें तो क्या होगा, ये जितने भी तत्व हैं ये क्या होंगे, सब में आग लग जाएगी। आग लगने के बाद क्या होगा, वो किसी और फॉर्मेट में बदल जाएंगे, कोई ना कोई रिएक्शन चलती रहेगी और किसी ना किसी तत्व के रूप में ही वो मिलेंगे।
तत्व के रूप में मिलेंगे तो अंश उसमें होंगे ही होंगे। बात पकड़ में आई हर्षित? ठीक है। और त्व मतलब व्यवस्था। यदि परमाणु अंश हैं तो वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई ना कोई गठन बनाने की उनमें एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, व्यवस्थित हो जाने की एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको? इनको पीछे, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, पुष्टि धर्म समझ में आया? पुष्टि धर्म सिंपल सी बात मैंने बताई, फोटोसिंथेसिस जिसको आप पढ़ते हो, है ना, जड़ें हैं, है ना, पानी है, और ये सारी चीजें साथ में मिल करके, है ना, धरती जमीन में से पोषक तत्वों को उठाया, अपना भोजन बनाया, अपनी पुष्टि करने की एक उनमें क्षमता हमको दिखाई पड़ती है। और पुष्टि धर्म को उनसे आप अलग कर नहीं सकते हैं, पुष्टि होगी ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं जीवावस्था। प्राणावस्था की प्रत्येक इकाई को यदि देखो, मान लो यहां पर अभी बाढ़ आ जाए तो पेड़ जो हैं क्या वो मूव करेंगे? क्या पेड़ चल करके क्या अपनी जान बचा सकते हैं? है ना, ना उनमें कोई दुख दिखाई पड़ेगा। बस बाढ़ आई तो जैसा बाढ़ के कारण किसी पेड़ को गिरने की यदि स्थिति बनेगी भौतिक नियमों के आधार पर, तो वो पेड़ गिर जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहां पर यदि बाढ़ आ जाए, है ना, या सूखा पड़ जाए, तो आप क्या पाते हो? जितने जीव जानवर होंगे ना, वो क्या करते हैं? वो मूव करने लगते हैं, वो मूव करते हैं। उनमें हम क्या देखते हैं? गति देखते हैं, है ना। तो क्या पाते हैं? जीवावस्था का अगला धर्म लिख रही हूं, अस्तित्व, क्योंकि बना तो अल्टीमेटली किससे है ना, तो अस्तित्व प्लस पुष्टि, ये भी अपना पोषण करते हैं, इनको आहार की आवश्यकता होती है, ये भी अपना पोषण करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साथ में एक और चीज आ जाती है इनमें, जीने की आशा। हम पौधे को, पेड़ पौधों को सजीव बोलते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन, जो स्पंदनशीलता है, जो उसमें श्वास लेने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे अगर आप कुल्हाड़ी लेकर के जाओ, है ना, पेड़ के सामने जाओ, तो क्या पेड़ पीछे की तरफ मूव होता है? लेकिन चाहे आप कुत्ते को देख लीजिए, चाहे इंसान को देख लीजिए, जो आगे की अवस्थाएं हैं, तो उसमें आप क्या देखते हो कि जीने की आशा दिखाई पड़ती है। तो अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा, जितनी भी जीवावस्था की इकाइयां हैं, उनसे आप इस जीने की आशा को अलग नहीं कर सकते हो। बात पकड़ में आ रही है? उनमें ये खासियत दिखाई पड़ेगी। आप उन्हें मारने जाएंगे तो वो मूव करेंगे, है ना, अपने जीवन को लेकर के, उनके सर्वाइवल को लेकर के वो बहुत अवेयर दिखाई पड़ेंगे, उसमें मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाए, क्योंकि मुझे ये बात बतानी थी कि इसके अग्रिम जो अवस्था है और जो अंतिम अवस्था है वो क्या है? ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था की इकाई हम सभी मानव, सर्व मानव की मैं बात करती हूं। और देखो, हम सबका भी जो शरीर है वो कैसा, किससे बना है? मूल रूप में जाओगे तो पदार्थावस्था ही है ना। जैसे मैंने सेब का उदाहरण दिया, तो मूल रूप से तो कोई तत्व ही है। सेब में भी आयरन होता है, कैसे पता? सेब को यदि आप काट के रखो, तो काट के रखने के बाद वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो मौजूद आयरन होता है, जब वातावरण के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Fe2O3 और फिर Fe3O4 बना लेता है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसका रंग भूरा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी चीजें होती है ना, जैसे दूधी, उसको भी काटो तो वो भी थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है ना। तो उन सभी, ऐसी सभी वस्तुओं में आयरन पाया जाता है। क्विक फैक्ट। ठीक है, चलो ज्ञान अवस्था की इकाई मानव की बात करते हैं, तो क्या दिखाई पड़ता है? अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा प्लस क्या है? मानव का मूल धर्म। जैसे इसका मूल धर्म अस्तित्व था, इसका मूल धर्म पुष्टि है, पिछली तो रहेगी बात, है ना। यहां पर जीने की आशा, एक नई बात दिखाई पड़ी। यहां पर क्या है मैं बताती हूं आपको, बता देती हूं उत्तर के फॉर्म में, सोचना थोड़ा कई बारी हो सकता है ना हो पाए। तो मानव का धर्म क्या है? तो श्री ए नागराज जी बताते हैं, मानव सुख धर्मी है। मानव सुख धर्मी है।
मानव से सुख पूर्वक होने की जो इच्छा है उसको आप हटा नहीं सकते। मानव सुख धर्मी है ना, मानव क्या है, सुख धर्मी है। अवस्था और धर्म ऐसे करके आप लिख लीजिए। तो इसके आगे जो हम बात करेंगे वो सुख की बात करेंगे, ठीक है। ये आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूं ताकि आपको पता चले कि कितना डिटेल में मानव का अध्ययन हुआ है, कितना डिटेल में अस्तित्व का अध्ययन हुआ है और कितना क्लैरिटी से इस अध्ययन को किया गया है, ठीक है। सो ज्ञानावस्था की जो इकाई है, अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा के साथ सुख धर्मी है। और अब इस बात को हम अध्ययन करेंगे, इस बात को जांच के देखेंगे। सिर्फ मेरे बोल देने से या श्री नागराज जी के बोल देने से बात नहीं बनेगी, हम इसको जांचेंगे ऐसा है या नहीं है। अगली बात, सुख का अर्थ क्या है। सुख तो सबको चाहिए, हर व्यक्ति सुखपूर्वक जीना चाहता है। लिख लिया, लिख लो। तो धर्म की परिभाषा क्या दिया, जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो। और अब इसको बात आती है, इसको जांच के देखा जाए ऐसा है या नहीं है। अगर मैं सभी से प्रश्न पूछूं, इस धरती के सभी मानवों से, कि सुख चाहिए जीवन में या दुख, एक स्वर में एक ही उत्तर आएगा, सुख चाहिए। अगली बात, सुख का अर्थ क्या है आपके हिसाब से, बताओ। सुख यानी मानव का जो शरीर है, माइक ले लो। हाँ, सुख बराबर क्या। सुख यानी मानव का जो शरीर है और चैतन्य है, उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण होनी चाहिए। शरीर प्लस चैतन्य, है ना, इसकी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। ठीक, और बताओ, सुख का, जब आप सुख शब्द को सुनते हो तो क्या अर्थ आपके दिमाग में आता है, क्या चित्रण होता है आपके दिमाग में। कुछ कल्पना आती होगी ना कि सुख मतलब ये चीज। हाँ, कुलदीप को दीजिए सर माइक। हाँ कुलदीप, बताओ। ठीक है। हाँ, शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा जो मिले वो सुख कह सकते हैं। हाँ, कि हम परिवहन में बस का उपयोग कर सकते हैं, बट उसकी जगह गाड़ी दो है तो वो सुख की बात है। जो शरीर की आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध हो, तो कुलदीप कितना अधिक। वो तो लिमिट ही नहीं है ना। शरीर की आवश्यकता से अधिक, अगर हम पूछते हैं कितना अधिक, देखो ये कोई कुलदीप थोड़ी उत्तर दे रहे हैं, कुलदीप पूरी मानव जाति के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं, है ना, वो कोई व्यक्तिगत उत्तर उसका थोड़ी है। तो कितना अधिक ये पूछने पर क्या निकलता है, जितना दो उतना कम है। जितना दो उतना कम है। तो यहां पर आवश्यकता का निर्धारण नहीं हुआ, जितना दो उतना कम वाली जगह पे पहुंच गए। तो इसका प्रभाव क्या हुआ बेटा, ये जो विचार है ये आपका कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। इस धरती पर जितने मानव हैं उन सबके विचार करने का ये तरीका है। इस विचार के तरीके में फ्लॉ क्या है, गड़बड़ कहां हो रही है। धार्मिक ने कहा शरीर प्लस चैतन्य, इनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो सुख है ना। आपने कहा शरीर की आवश्यकता से अधिक रहे तो हमको सुख महसूस होता है।
ये बात ठीक भी है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि मेरी आज 2 रोटी की आवश्यकता, नहीं पकड़े रही आप माइक, मेरी 2 रोटी की आवश्यकता है, ठीक है, और मुझे आज 2 रोटी मिल जाए, ठीक, फिर मैं सो जाऊं, सुबह उठी मुझे पता नहीं आज मेरी 2 रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जीव जानवरों को यदि आप देखते हो तो आप पाते हो वो चिंता नहीं करते हुए दिखाई पड़ते हैं और संग्रह करते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, अथवा उनकी जो आवश्यकता है उसका उनको निर्धारण रहता है, उसके आधार पर कुछ थोड़ा बहुत रख भी लेते हैं। जैसे चींटियों को आप देखोगे ना तो पता चलता है कि थोड़ा वो संग्रह करती हैं बारिश के समय के लिए, है ना, अन्यथा वो संग्रह करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन मनुष्य के पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे रोटी है, भले मेरे को आज 2 रोटी खानी, लेकिन मेरे पास आज 2 रोटी है, कल की चिंता मैं करती रहूंगी। और ऐसा सिर्फ क्या मेरे साथ होता है, ऐसा भी सर्व मानव के साथ, सभी लोगों के साथ ऐसा होता दिखाई पड़ता है। मानव सिर्फ इतने भर से खुश नहीं है कि, है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इंसान को हाथ पर हाथ धर के बैठना स्वीकार नहीं होता है, नहीं होता है ना, फिर तो शरीर की आवश्यकता से अधिक। अब प्रश्न पूछ लिया कितना अधिक, है ना, तो संग्रह करने की मानसिकता यहां से दिखाई पड़ने लगी। अब इसमें कितना वाली पक्ष जो है उसका कोई अता पता दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या पाते हैं लोगों ने, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और उनकी संग्रह करने की सीमा हमको दिखाई पड़ती नहीं है। अब अगला प्रश्न कुलदीप, ऐसा व्यक्ति जो है वो संग्रह क्यों कर रहा है? जैसे देखो 10 अरब रुपया जिसके पास है, बिलियन जिसके पास रुपया है, उसको रोटी की दिक्कत तो नहीं होगी, फिर भी वो मानव आप देखोगे कि वो संग्रह में जुटा हुआ दिखाई पड़ता है। वो पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि उसका पैसा बढ़े कि घटे, बढ़े। ऐसा क्यों है? समाज में देखा देखी, समाज में देखा देखी, तो देखा देखी, मानव देखा देखी क्यों करता है? सम्मान के लिए कि उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। हाँ, तो क्या उसको सम्मान मिलता है? वो तो पहला ही बात हुई, क्यों नहीं मिलता है। वो नहीं मिल पाता है, फिर भी मानव ये कर रहा है। तो ऐसे देखो, और मानव जो है वो क्या होना चाहता है? सुखी। सुख की जो इच्छा है ना, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं तृप्ति, है ना, तृप्ति चाहता है, सुख चाहता है। और सुख कैसा, थोड़ी थोड़ी देर का या निरंतर सुखी रहना चाहता है। जैसे आज का अगर आप दिन है, आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपकी मन स्थिति जो है ना, हम थोड़ा चैतन्य पक्ष की बात करें, सुख जो है वो शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता हवा पानी भोजन आदि है ना। तो जो चैतन्य पक्ष को यदि हम देखते हैं तो क्या चाहते हो, सारा दिन में कितने बार दुखी होना चाहते हो? 0 से लेकर के 100 तक का नंबर आपके सामने रख रही हूं मैं, कितने बार आप क्या चूज करोगे कि मैं आज दिन में 0, मैं दिन में कितने बार दुखी होना चाहता हूं? 0। ऐसा एक इंसान के साथ कि सभी लोगों के साथ होगा? सभी लोगों के साथ। देखो मानव के अंदर अपने लिए वो जैसा सोच पाता है, सबके लिए सोच पाने की भी एक तृप्ति मानव के अंदर होती है। उसको पता है 100% ऐसा ही है, पता है ना। तो देखो ये जो सुख की बात है, तृप्ति की बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोगों ने कल मुझे कहा था, मैंने पूछा कि तृप्ति कितने लोगों को चाहिए, सुख कितने लोगों को चाहिए, और सुख नहीं निरंतर सुख कितने लोगों को चाहिए? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। फिर आपने कहा कि हाँ हमको भी चाहिए और इस दुनिया के हर एक मानव को ऐसा सुख चाहिए। ये भी तुम लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा है। तो अब मुझे बताओ विधि क्या है? क्योंकि कुलदीप ने यह समीक्षित कर दिया कि आपके पास खरबों खरब रुपए हो जाएं तो भी तृप्ति नहीं मिली, अभी भी कमी बनी हुई है। और उस कमी को पूरा करने के लिए धरती के सभी तत्व कम पड़ जाएंगे, है ना। धरती के सभी तत्व मिलकर भी तुम्हारी गरीबी को भर नहीं पाएंगे। और मानव में सुख की इच्छा भी है, सुख की कामना भी है, तो क्या ये कामना कभी पूरी नहीं होगी? बताओ भाई।
सोचने योग्य प्रश्न है कि हम सब के अंदर सुखी होने की इच्छा, सुखी होने की आकांक्षा रखी हुई है, तो क्या ये इच्छा या आकांक्षा पूरी होने की कोई रास्ता नहीं है या होगी नहीं? क्या लगता है आपको? अंदाजा लगाइए। ऑफ कोर्स आपको रास्ता तो नहीं पता है, अंदाजा लगाइए। जैसे किसी व्यक्ति को एक इच्छा आ गई कि मैं ना वायुयान बनाऊंगा, हमें उड़ना है, इंसान को उड़ना चाहिए, जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे हम भी उड़ेंगे। तो उड़ने के लिए जो जितने भी तत्व चाहिए थे, जितनी भी वस्तु चाहिए थी, जो भी ज्ञान चाहिए था, वो अस्तित्व में उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ? उपलब्ध हुआ। इसी प्रकार मानव में सुखी होने की कामना है, तो सुखी होने का तरीका होगा या नहीं होगा? होगा। अगला प्रश्न, अभी जिस जगह हम खड़े हैं वहां पर जब हम जिन भी विधियों में अभी हम जी रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियों में जी रहे हैं, यहां से सुखी होने का रास्ता दिखता है या रास्ता बंद दिखता है? जैसे सुख में उन्होंने कहा शरीर और चैतन्य दोनों की आवश्यकताएं पूरी हों, तो जैसे चैतन्य की आवश्यकता सम्मान थी, ये तो पहले ही समीक्षित हो गया कि सम्मान जो है वो रुपए पैसे से मिल नहीं रहा है। रुपया पैसा आप वस्तुओं से ही कमा रहे हो, तो वस्तुओं से कमा करके जो रुपया पैसा मिला उससे सम्मान तृप्ति हो नहीं रही है। शरीर की आवश्यकता, बेटा खा तो तुम 3-4 रोटी ही पाओगे एक टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा कोई 10 रोटी खा लेगा, कितना खाओगे? उससे कोई निरंतर सुख बना नहीं हुआ है। ज्यादा खा लोगे तो दुखी अलग हो जाओगे, है ना? पर निरंतर सुखी होने की कामना बनी हुई है। अब प्रश्न यह है कि क्या ये पूरा हो सकता है, पूरा होने की संभावना है या नहीं? अभी जिस सिस्टम में, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, क्या उसमें ये संभावना है कि नहीं? और अगली बात, यदि उसमें संभावना नहीं है तो वो संभावना कहाँ है? वो व्यवस्था कैसी होगी जहां पर सर्वतोमुखी समाधान उपलब्ध हो? हमारा आहार, हमारा आवास, हमारा अलंकार, हमारा दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण, हमारा सम्मान, प्रेम, स्नेह, शिक्षा, अन्य प्रकार की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों और मानव निरंतर सुखी हो। ठीक है ना? एक सामान्य बालक को देखिए, बच्चा सुखी दिखाई पड़ता है, भोजन आदि की जो उसकी जब आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद बच्चा सुखी दिखाई पड़ता है, खुश रहता है, दुखी तो दिखाई नहीं पड़ता। दुखी होना शुरू होता है जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, बच्चा उससे पहले दुखी नहीं दिखाई पड़ता। ये सोचने की बात है। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? ठीक है, तो मेरी तरफ से जो बात है, आज आपका ध्यानाकर्षण किया, कल इस बात को आगे करेंगे, क्योंकि अब हम टॉपिक धीरे धीरे सहअस्तित्ववाद के प्रस्ताव के रूप में रखेंगे।